नमस्ते। कभी सोचा है 121 करोड़ लोग, ये आंकड़ा सुनने में कितना बड़ा लगता है। आज हम इसी विशाल आबादी के पीछे की कहानियों और आंकड़ों में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें देश के कोने कोने तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 121 करोड़ 2011 का आंकड़ा है ये। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के विशाल पैमाने का, उसके आकार का एक पावरफुल रिमाइंडर है। यही वो नंबर है जो हमें चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाता है। अब जरा इस बात को समझिए, ये सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, अगर हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों महाद्वीपों की पूरी आबादी को एक साथ जोड़ दें, तब भी भारत की आबादी उनसे कहीं ज्यादा होगी। मतलब इससे पता चलता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की जनसंख्या कितनी बड़ी और अहमियत वाली है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी आबादी रहती कहाँ है। फिर ये जानेंगे कि ये इतनी बड़ी हुई कैसे। इसके बाद हम इसकी बनावट को समझेंगे, मतलब इसका कॉम्पोजिशन क्या है। और आखिर में भारत के सबसे बड़े खजाने यानी यहाँ की युवा आबादी पर गहराई से नजर डालेंगे। तो चलिए इस बड़ी सी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत के ये 121 करोड़ लोग आखिर रहते कहाँ हैं? और जैसा कि हम देखेंगे, इसका जवाब उतना सीधा साधा नहीं है जितना शायद हम सोचते हैं। अच्छा, अब इस मैप को देखिए। पहली नजर में ये बस बहुत सारे डॉट्स का एक सुंदर सा पैटर्न लग सकता है ना? पर ये एक बहुत गहरी कहानी कह रहा है। यहाँ पर हर एक डॉट, हर एक बिंदु 2 लाख लोगों को दिखाता है। आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आबादी का घनत्व मतलब डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ये जो गहरे धब्बे हैं, और कहाँ ये बहुत ही कम है। तो सवाल उठता है कि ये फर्क क्यों है? इसका सीधा साधा जवाब जुड़ा है भूगोल से। देखिए, जहाँ जमीन उपजाऊ है, पानी है, जैसे कि उत्तरी मैदान और तटीय इलाके, वहाँ लोग ज्यादा बसते हैं। लेकिन जहाँ ऊबड़ खाबड़ पहाड़ है या सूखे रेगिस्तान, वहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और इसीलिए वहाँ आबादी भी बहुत कम मिलती है। और ये जो असमानता है ना, ये राज्यों के लेवल पर तो और भी साफ साफ दिखती है। अकेले उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। और सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऐसे सिर्फ 10 राज्यों में ही देश की 76% मतलब 3/4 से भी ज्यादा आबादी बसती है। कमाल है ना? ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि लोग रहते कहाँ हैं। तो अब थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि आखिर भारत की आबादी इतनी बड़ी हुई कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है जनसंख्या के ग्रोथ के अलग अलग फेजेस में। भारत की आबादी की कहानी को हम आप कह सकते हैं 4 अलग अलग चैप्टर में बांट सकते हैं। पहला 1921 तक का दौर, जब ग्रोथ बहुत ही धीमी थी। फिर आया 1921 से 1951 का दौर, जिसमें एक स्थिर, एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन असली मोड़ आया 1951 से 1981 के बीच, जिसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट का दौर कहते हैं, क्योंकि तब मृत्यु दर बहुत तेजी से घटी। और अब 1981 के बाद से ये ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रही है। इस चार्ट में आप इन बड़े बदलावों को साफ देख सकते हैं। जरा 1921 वाले बार पर नजर डालिए, ग्रोथ रेट नेगेटिव में है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद 60 के दशक में ये ग्रोथ अपने पीक पर पहुंची और अब जैसा कि 2011 का डेटा दिखा रहा है, ये रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। तो अब हम ये जानते हैं कि भारत की इतनी बड़ी आबादी रहती कहाँ है और ये इतनी बड़ी हुई कैसे। पर अब अगला सवाल ये है कि ये आबादी असल में करती क्या है। चलिए अब इसकी इकोनॉमिक बनावट को समझते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि भारत की इकोनॉमी काम कैसे करती है, हमें 2 तरह के वर्कर्स को समझना होगा। पहले हैं मुख्य श्रमिक या मेन वर्कर। ये वो लोग हैं जो साल में कम से कम 183 दिन काम करते हैं। और दूसरे हैं सीमांत श्रमिक या मार्जिनल वर्कर, जो साल में 183 दिन से कम काम करते हैं। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। तो ये लोग काम कहाँ करते हैं? 2011 के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। प्राइमरी सेक्टर यानी खेती किसानी आज भी भारत की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स को रोजगार देता है, 54.6%। दूसरे नंबर पर आता है सर्विस सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा तो काफी छोटा है, सिर्फ 3.8%। और यहाँ एक बहुत ही सोचने वाली बात है, देश की लगभग 60% आबादी नॉन वर्कर्स यानी अश्रमिकों की कैटेगरी में आती है।
इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो आर्थिक रूप से काम करने वालों पर निर्भर है, और ये चीज बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसी बड़ी चुनौतियों की तरफ इशारा करती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, भारत का भविष्य। और वो भविष्य छिपा है यहाँ की युवा आबादी में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक ही वक्त में एक बहुत बड़ा मौका भी है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। ये नंबर देखिए, 20.9%। 2011 में भारत की कुल आबादी का इतना बड़ा हिस्सा 10 से 19 साल के किशोरों का था। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है, और यही संख्या देश के भविष्य की जबरदस्त संभावनाओं को दिखाती है। लेकिन इस युवा आबादी के सामने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। कई चुनौतियां हैं, जैसे कि कम उम्र में शादी, खासकर लड़कियों में पढ़ाई लिखाई की कमी, स्कूल ड्रॉपआउट्स की समस्या और हेल्थ से जुड़ी परेशानियां। ये कुछ ऐसी बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम अपनी आज की बातचीत को इसी बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। भारत के पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी एक बहुत बड़ी युवा शक्ति है, पर असली सवाल ये है कि देश इस जबरदस्त युवा शक्ति की क्षमता को एक बेहतर और विकसित भविष्य बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और ये सवाल सिर्फ पॉलिसी बनाने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके सोचने। तो कभी ये सोचा है कि हम सब जहाँ रहते हैं वहाँ क्यों रहते हैं? मतलब कुछ लोग तो बड़े बड़े जगमगाते शहरों में रहते हैं और कुछ बिल्कुल शांत दूर दराज के गांवों में। आज हम मानव बस्तियों की इसी दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर हमारी दुनिया को कौन सी चीजें आकार देती हैं। तो देखिए, हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हम गांव और शहर के बीच के जो बेसिक फर्क हैं उन्हें समझेंगे। उसके बाद हम भारत के अलग अलग तरह के गांवों की दुनिया में उतरेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे शहर कैसे बने और आज उनकी क्या भूमिका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गांव और शहर के जीवन के बीच के उस बुनियादी अंतर को पकड़ते हैं। ये एक ऐसा बंटवारा है जो सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि हमारे समाज, हमारी इकोनॉमी और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को भी तय करता है। अब सवाल सीधा सा लगता है ना कि गांव और शहर में आखिर मुख्य अंतर है क्या? पर इसका जवाब अरबों लोगों की जिंदगी को डिफाइन करता है। तो असल में वो कौन सी लकीर है जो एक गांव को शहर से अलग करती है? सोचिए जरा। अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखें तो एक मानव बस्ती क्या है? बस घरों का एक झुंड जहां इंसान रहते हैं। अब वो घर चाहे एक छोटी सी झोपड़ी हो या फिर कोई आसमान छूती इमारत, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। ये एक सीधी सीधी तुलना है। देखिए, गांव का जो आर्थिक आधार है वो है खेती बाड़ी और उससे जुड़े काम। वहीं शहर चलते हैं फैक्ट्रियों और सर्विस सेक्टर पर। और जानते हैं, इस एक फर्क से सामाजिक रिश्ते भी बदल जाते हैं। गांव में जहां एकदम अपनेपन वाले घनिष्ठ रिश्ते होते हैं, वहीं शहरी जीवन में रिश्ते अक्सर थोड़े फॉर्मल और अजनबी से हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और भारत के गांवों के अलग अलग रूप को देखते हैं। मतलब इनका जो पूरा ताना बाना है उसे समझते हैं। इन्हें मोटे तौर पे 4 तरह से बांटा गया है। सबसे पहले आती हैं गुच्छित बस्तियां। नाम से ही साफ है, यहाँ घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए एक गुच्छे की तरह होते हैं। और ऐसा होता क्यों है? अक्सर सुरक्षा के लिए या फिर पानी जैसे जो कॉमन रिसोर्स हैं उनकी वजह से। इससे होता यह है कि एक मजबूत सामुदायिक बंधन बन जाता है। और ये देखिए, ये तस्वीर इस बात को कितनी अच्छी तरह से दिखा रही है। ये उत्तर पूर्वी राज्य का एक ऐसा ही गांव है, एकदम कॉम्पैक्ट और चारों तरफ खेत हैं। यह है सामूहिक जीवन का एक बढ़िया उदाहरण। इसके बाद नंबर आता है अर्ध गुच्छित बस्तियों का। अब ये कैसे बनती है? होता यह है कि कभी कभी कोई एक ग्रुप शायद किसी सामाजिक या जातिगत वजह से मुख्य गांव से थोड़ा सा हटकर बस जाता है, तो गांव एक तरह से टूट जाता है, पर कनेक्शन बना रहता है। यहाँ इस पैटर्न को साफ साफ देखा जा सकता है। ये गुजरात के मैदानों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में काफी आम है। आपको गांव का एक मेन सेंटर दिखेगा और फिर उससे अलग कुछ बाहरी हिस्से। फिर आती हैं पल्ली बस्तियां। ये थोड़ी अलग है। इसमें क्या होता है कि बस्तियां फिजिकली तो कई हिस्सों में बटी होती हैं, मतलब अलग अलग टोले होते हैं, पर इन सब का नाम एक ही होता है। और इसके पीछे भी अक्सर सामाजिक बनावट या जाति वाले कारण होते हैं। और आखिर में है परिक्षिप्त बस्तियां। इसका सीधा सा मतलब है दूर दूर फैली हुई इक्का दुक्का झोपड़ियां। यहाँ जिंदगी को जमीन का आकार और मालिकाना हक तय करता है। जाहिर है, यहाँ आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा होती है। नागालैंड की ये तस्वीर देखिए।
ये एक परिक्षिप्त बस्ती का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। यहाँ की बनावट पूरी तरह से जमीन और वहाँ मौजूद संसाधनों पर निर्भर करती है। तो चलिए अब गियर बदलते हैं, गांवों से निकलकर अब शहरों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भारत में वक्त के साथ शहरों के विकास की एक कमाल की कहानी कैसे आगे बढ़ी। ये टाइमलाइन इस पूरे सफर को बहुत बढ़िया से दिखाती है। सोचिए, एक तरफ वाराणसी जैसे 2000 साल से भी पुराने धार्मिक शहर हैं, फिर आते हैं दिल्ली और जयपुर जैसे रजवाड़ों के शानदार शहर, और फिर कहानी पहुंचती है आधुनिक नगरों तक जिन्हें बसाया यूरोपियों ने, जैसे मुंबई और कलकत्ता। तो यहाँ एक जरूरी बात समझने की है, वो ये कि सारे मॉडर्न शहर एक जैसे नहीं होते। हर शहर की अपनी एक पहचान होती है, एक खास काम होता है और वो उसी के आधार पर विकसित होता है। अब देखिए, शहरों को उनके काम के हिसाब से कैसे बांटा जा सकता है। जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, ये क्या है? ये है प्रशासन नगर। फिर जमशेदपुर और भिलाई जैसे औद्योगिक नगर हैं। कोलकाता व्यापारिक नगर है, तो रानीगंज खनन नगर, और हाँ, मथुरा और अजमेर धार्मिक नगर हैं, तो रुड़की और अलीगढ़ शिक्षा के केंद्र, और घूमने फिरने के लिए नैनीताल और शिमला जैसे पर्यटन नगर। हर शहर का अपना एक अलग किरदार है। लेकिन एक बात और है, जैसे जैसे कोई शहर बड़ा होता जाता है, मतलब एक महानगर बन जाता है, तो उसके काम भी आपस में मिक्स हो जाते हैं। फिर वो सिर्फ एक काम नहीं करता, बल्कि एक ही समय में कई भूमिकाएं निभाने लगता है। मतलब वो मल्टी फंक्शनल बन जाता है। अब इन सारी बातों को एक बड़े पर्सपेक्टिव में रखते हैं। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में शहरीकरण का लेवल था इतना, और ये आंकड़ा था 2011 में भारत में शहरीकरण का स्तर। अब हालांकि ये नंबर लगातार बढ़ तो रहा है, पर फिर भी कई डेवलप्ड देशों के मुकाबले ये काफी कम है। और ये बात हमें क्या याद दिलाती है? यही कि भारत की आत्मा आज भी इसके गांवों में बसती है। शहरी विकास अपनी जगह है, लेकिन ग्रामीण बस्तियों का महत्व कम नहीं हुआ है। अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है, और इसका मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी लगाना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीकों से इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और पर्यावरण को बेहतर बनाना है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को एक सस्टेनेबल और बेहतर जिंदगी मिल सके। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। सवाल ये है कि जैसे जैसे भारत भविष्य के ये स्मार्ट सिटी बना रहा है, तो देश के इतने बड़े ग्रामीण नेटवर्क पर, यानी हमारे गांवों पर, इसका असर क्या? नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन छिपे हुए खजानों की जो हमारे देश की तरक्की की असली बुनियाद हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के खनिज संसाधनों की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है और कहां मिलते हैं। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है, जिस घर में हम रहते हैं, या जो गाड़ियां सड़कों पर फर्राटे भरती हैं, ये सब आखिर बनती किस चीज से हैं? इसका जवाब न हमारे पैरों के ठीक नीचे ही छिपा है। बिल्कुल सही, इन सब चीजों की शुरुआत होती है धरती की गहराई से। माइनिंग से निकाले गए खनिजों से ही हमारी आज की दुनिया की लगभग हर चीज बनती है। तो सवाल ये है कि खनिज असल में हैं क्या, और ये इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो खनिज एक कुदरती पदार्थ है जिसकी अपनी एक खास केमिकल और फिजिकल बनावट होती है। ये जमीन से निकलते हैं, और यहीं पे इनकी सबसे बड़ी अहमियत सामने आती है। खनिज किसी भी देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं। सोचिए, इनके बिना तो बड़े बड़े उद्योग और कारखाने बस ठप पड़ जाएंगे। लेकिन सारे खनिज एक जैसे नहीं होते। चलिए देखते हैं कि इन्हें किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। अच्छा, तो खनिजों को समझना ना काफी आसान है। मोटे तौर पर इन्हें दो बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है। एक होते हैं धात्विक खनिज यानी मेटेलिक, जिनसे हमें धातु मिलती है, और दूसरे होते हैं अधात्विक यानी नॉन मेटेलिक। अब अगर इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो धात्विक खनिज भी दो तरह के होते हैं। एक लौह, जिनमें लोहा होता है, और दूसरा अलौह, जैसे कि तांबा, जिसमें लोहा नहीं होता। और दूसरी तरफ है अधात्विक खनिज। इसमें कोयला, पेट्रोल जैसे ईंधन आ गए, और अभ्रा, क्या, चूना पत्थर जैसी दूसरी चीजें भी शामिल हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत में ये कीमती खनिज आखिर मिलते कहाँ हैं? असल में ये पूरे देश में बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि कुछ खास इलाकों में मिलते हैं। इन्हीं इलाकों को हम कहते हैं मिनरल बेल्ट्स या खनिज पेटियां। और भारत में ज्यादातर खनिज भंडार पता है कहाँ मिलते हैं? हमारे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में।
अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इलाका बहुत ही पुरानी और कठोर चट्टानों से बना है, जहां करोड़ों सालों के प्रोसेस में ये कीमती खनिज तैयार हुए हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर पश्चिम से, जहां भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल बेल्ट मौजूद है। ये बेल्ट जो है, ये राजस्थान के मशहूर अरावली पहाड़ियों से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। यहाँ मिलता है तांबा और जिंक, और हाँ, राजस्थान की पहचान संगमरमर और ग्रेनाइट तो हैं ही। वहीं दूसरी तरफ गुजरात अपने पेट्रोलियम और नमक के बड़े बड़े भंडारों के लिए जाना जाता है। चलिए अब उत्तर से सीधा दक्षिण की तरफ चलते हैं, एक ऐसे इलाके में जो लौह धातुओं से मालामाल है। ये पेटी कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु से लेकर केरल तक फैली है, और ये इलाका मशहूर है अपनी हाई क्वालिटी के लौह अयस्क और मैंगनीज के लिए। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, केरल की रेत में ना मोनाजाइट मिलता है, जिससे निकलता है थोरियम, जो हमारे देश के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत ही जरूरी है। और अब बारी है हमारी तीसरी और आखिरी प्रमुख खनिज पेटी की, द हिमालयन बेल्ट। यहां मिलने वाले खनिज बाकी इलाकों से काफी अलग हैं। हिमालयी बेल्ट में तांबा, सीसा, जस्ता और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स मिलेंगे। लेकिन इस इलाके की असली पहचान है यहां मिलने वाला पेट्रोलियम, खास तौर पर असम घाटी में और समुद्र के बीचों बीच मुंबई हाई में। अच्छा, इतने सारे खनिजों की बात हो गई, तो क्यों ना किसी एक को थोड़ा करीब से जाने। चलिए बात करते हैं बॉक्साइट की। ये एक बहुत ही काम का अलोहा खनिज है। तो बॉक्साइट है क्या? ये दरअसल वो कच्चा माल है, वो अयस्क है जिससे बनता है एल्यूमीनियम। वही एल्यूमीनियम जो इतना हल्का लेकिन मजबूत होता है कि हवाई जहाज से लेकर हमारे किचन के बर्तनों तक हर जगह इस्तेमाल होता है। और अगर हम देखें कि भारत में बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां मिलता है, तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है उड़ीसा का। देश का लगभग आधा बॉक्साइट तो यहीं से निकलता है। इसके बाद गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का नंबर आता है। तो हमने इन खजानों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब एक बहुत ही जरूरी और गंभीर सवाल पर आना होगा, क्या हम इन्हें हमेशा के लिए खो देंगे? और सच्चाई थोड़ी कड़वी है, ये जितने भी खनिज है ना, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। ये सीमित हैं, एक बार इस्तेमाल हो गए तो बस हो गए, इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इस प्रॉब्लम की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन खनिजों को बनने में लगते हैं लाखों साल, लेकिन हम इन्हें खत्म कर रहे हैं बस कुछ 100 सालों में ही। जिस स्पीड से हम इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं ना, उस स्पीड से इनका दोबारा बनना नामुमकिन है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन कीमती खजानों को कैसे बचा सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबकी आज की आदतों और हमारे फैसलों में ही छिपा है। नमस्ते। आज हम सब मिलकर भारत की जमीन मतलब उसकी जीवन रेखा को समझने वाले हैं। सोचिए, वो खेत जो हमें खाना देते हैं और वो शहर जहां हम सब रहते हैं, इन सब के पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। क्या लगता है? एक आम सा गांव का सीन है ना? पर जरा रुकिए और ध्यान से देखिए। यहाँ एक रास्ता है, जानवरों के चरने की जगह है, पेड़ पौधे हैं, मतलब एक ही जगह पर जमीन का इस्तेमाल कितने अलग अलग तरीकों से हो रहा है। बस यही चीज यानी भूमि उपयोग आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम भूमि के वर्गीकरण से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका इस्तेमाल क्यों बदल रहा है, साझा संपत्ति को समझेंगे और आखिर में भारतीय कृषि की चुनौतियों पर बात करेंगे। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो पहला पड़ाव है भूमि उपयोग का वर्गीकरण। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि सरकारी रिकॉर्ड में हमारी जमीन को कैसे देखा और बांटा जाता है। अब देखिए, ये जो 9 स्तरीय वर्गीकरण है ना, ये सुनने में थोड़ा सरकारी लग सकता है, पर ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। असल में ये एक बहुत ही जरूरी सिस्टम है जिससे देश की जमीन के हर हिस्से का हिसाब रखा जाता है। सोचिए, प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए ये कितना जरूरी होगा। इन 9 श्रेणियों को ना हम आसानी से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हिस्से में वो जमीन आती है जो सीधे सीधे खेती या प्रकृति से जुड़ी है, जैसे कि हमारे जंगल जहां से हमें ऑक्सीजन मिलती है, या फिर वो स्थायी चारागाह जहां जानवर चरते हैं, और हाँ, वो खेत जहां असल में हमारी फसलें उगती हैं। और दूसरे हिस्से में बाकी की 5 श्रेणियां आती हैं। इसमें आपको बंजर जमीन मिलेगी, वो जमीन जिस पर शहर और सड़कें बन गई हैं, और एक बहुत ही रोचक श्रेणी है
पड़ती भूमि। पड़ती भूमि यानी वो खेत जिसे किसान कुछ वक्त के लिए खाली छोड़ देता है ताकि जमीन अपनी ताकत वापस पा सके। एक तरह से जमीन का आराम करने का समय। अब एक बहुत ही जरूरी बात, जमीन तो उतनी ही है, वो बढ़ नहीं सकती, लेकिन उसका इस्तेमाल लगातार बदल रहा है और ये बदलाव ही हमें भारत की आर्थिक कहानी बताते हैं। देखिए, पहले हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादातर खेती पर निर्भर थी, लेकिन अब उद्योग और सेवा क्षेत्र मतलब कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जब अर्थव्यवस्था बदलती है तो इसका सीधा असर जमीन के इस्तेमाल पर पड़ता है। ये चार्ट ये सिर्फ कुछ बार नहीं है, ये भारत की बदलती तस्वीर है। आप खुद देखिए, ये जो गैर कृषि भूमि वाला बार है, मतलब हमारी शहर, हमारी सड़कें, फैक्ट्रियां, ये कैसे लगातार ऊपर जा रहा है। और ये जमीन आ कहां से रही है? अक्सर ये खेती की जमीन की कीमत पर ही तो बढ़ रही है। चलिए अब उस जमीन की बात करते हैं जो किसी एक की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की होती है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इन्हें कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये वो जमीन है जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि राज्य होता है और इसका इस्तेमाल पूरा समुदाय मिलकर करता है, जैसे गांव का तालाब या चारागाह। और जानते हैं ये किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? ये गांव के सबसे गरीब और कमजोर तबके के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनके जानवर यहीं चढ़ते हैं, महिलाएं ईंधन और चारा यहीं से लाती हैं। सच कहूं तो उनकी जिंदगी इन संसाधनों के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अब सीधे चलते हैं भारत के खेतों में, देखते हैं कि हमारे किसान कौन सी मुख्य फसलें उगाते हैं और उन्हें किन किन मुश्किलों से जूझना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं चाय की, हम सबकी पसंदीदा। भारत में इसकी शुरुआत असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में हुई थी और आज भी असम ही चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहां की चाय का स्वाद और महक दोनों ही लाजवाब हैं। चाय के बाद कॉफी। भारत में दुनिया की सबसे अच्छी किस्मों में से एक अरेबिका कॉफी उगाई जाती है। इसकी ज्यादातर खेती पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों में होती है और कर्नाटक इसमें सबसे आगे है। और फिर आता है गन्ना, जिससे हमारी चीनी बनती है। ये एक ऐसी फसल है जिसे पानी बहुत चाहिए, इसलिए इसकी खेती उन्हीं इलाकों में होती है जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन महाराष्ट्र के गन्ने में मिठास यानी सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है। पर इन सब के बावजूद भारतीय किसान की राह आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो है मानसून पर निर्भरता। कभी बारिश होती नहीं, कभी इतनी होती है कि सब बर्बाद हो जाता है। फिर हमारी पैदावार कई देशों के मुकाबले कम है और छोटे किसान अक्सर पैसे की कमी और कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझ आता है? आगे का रास्ता क्या है? ये एक लाइन पूरी सच्चाई बता देती है। एक तरफ हमें विकास के लिए जमीन चाहिए और दूसरी तरफ हमारी खेती सूखा और बाढ़ के दो पाटों के बीच पिस रही है। इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आबादी तो बढ़ रही है, पर खेती करने की जमीन वो तो घट रही है। तो ऐसे में भारत अपनी खाद्य सुरक्षा और विकास की जरूरतों के बीच का संतुलन कैसे साधेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोच। नमस्कार, आज हम एक ऐसी चीज की कहानी समझने वाले हैं जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, पानी। और जब बात भारत की हो तो ये कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। ये एक अजीब विरोधाभास की कहानी है। तो चलिए मेरे साथ मिलकर समझते हैं कि भारत के जल संसाधन की असलियत क्या है और हम सब किस बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे और जरूरी सवाल से करते हैं। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि हमारी धरती एक नीला ग्रह है। इसका लगभग 71% हिस्सा तो पानी ही पानी है। तो फिर हम हर तरफ पानी की कमी और जल संकट की बातें क्यों सुनते हैं? थोड़ा अजीब लगता है ना? उस सवाल का जवाब इन नंबर्स में छिपा है। देखिए, धरती पर जितना भी पानी है उसका 97% हिस्सा तो समुद्रों का खारा पानी है। उसे हम सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पीने, खेती करने और उद्योगों के लिए हमारे पास सिर्फ 3% मीठा पानी है। जरा सोचिए, पूरी की पूरी इंसानियत सिर्फ इसी छोटे से हिस्से पर निर्भर है। तो अब जब हमने ये बड़ी पूरी दुनिया की तस्वीर देख ली है, तो चलिए जूम इन करते हैं और खास तौर पर भारत पर ध्यान देते हैं। समझते हैं कि हमारे देश के पास क्या संसाधन है।
ये स्लाइड भारत की सबसे बड़ी चुनौती को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, हमारे पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.5% हिस्सा है, लेकिन हम दुनिया की 17% आबादी का घर हैं, और इस विशाल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास दुनिया का सिर्फ 4% पानी है। यही असंतुलन हमारी पानी की समस्या की जड़ में है। तो वो 4% पानी आखिर है कितना? अगर हम आंकड़ों में देखें तो ये लगभग 1122 क्यूबिक किलोमीटर बनता है। ये है भारत का कुल इस्तेमाल करने लायक पानी। ये नंबर हमें साफ बताता है कि हमारे पास पानी का एक सीमित खजाना है, जिसे हमें बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। इस पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी नदियों से आता है, पर यहाँ एक और मुश्किल है। ये पानी पूरे देश में बराबर नहीं बटा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के बेसिन में देश का लगभग 60% सतही जल मौजूद है, जबकि भारत के कई दूसरे इलाके पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। तो हमारे पास पानी है, ये तो ठीक है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जल संकट का असल और मुख्य कारण आखिर है क्या। तो ये सारा पानी जाता कहाँ है? इसका जवाब बहुत सीधा है, खेतों में। जी हाँ, भारत में पानी का सबसे बड़ा उपयोक्ता हमारा कृषि क्षेत्र है। ये इतना ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है कि बाकी सभी क्षेत्र इसके सामने कहीं नहीं टिकते। और ये अंतर वाकई में चौंकाने वाला है। जरा देखिए, हमारे कुल पानी का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी में चला जाता है। इसकी तुलना में हम सब अपने घरों में मुश्किल से 9% पानी इस्तेमाल करते हैं, और उद्योगों में तो बस 2 से 5%। ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। अगर हमें पानी बचाना है तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना ही होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कृषि में इतनी सिंचाई की जरूरत पड़ती क्यों है? असल में इसके कई कारण हैं। एक तो हमारे देश में बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होती। कई इलाकों में लंबे समय तक सूखा मौसम रहता है। ऊपर से चावल और गन्ने जैसी फसलें हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी लगता है। और हाँ, हरित क्रांति की सफलता भी काफी हद तक सिंचाई पर ही तो निर्भर थी। इस बढ़ती मांग और असमान उपयोग के परिणाम बहुत गंभीर हैं। अब हम पानी की कमी और प्रदूषण यानी जल संकट के दोहरे पहलुओं को देखेंगे, जो दिन ब दिन और गहरे होते जा रहे हैं। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जल संकट हर जगह एक जैसा नहीं है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में जमीन के नीचे का पानी यानी भूजल खतरनाक तेजी से खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि वे अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा पानी निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्य हैं जहां भूजल का उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। समस्या सिर्फ पानी की मात्रा की नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी की भी है। मतलब जब फैक्ट्रियों का कचरा, खतरनाक रसायन और दूसरी गंदगी हमारे पानी के स्रोतों में मिल जाती है, तो जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो भी जहरीला और इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखिए। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदी है। ये सिर्फ एक नदी या एक शहर की कहानी नहीं है, ये भारत की कई और नदियों की दुखद हकीकत है, जहां प्रदूषण ने जीवन को ही खत्म कर दिया है। लेकिन हर चुनौती अपने साथ समाधान की एक उम्मीद भी लेकर आती है। तो अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं कि आखिर इस संकट से निपटा कैसे जाए। तो इसका हल क्या है? मोटे तौर पर देखें तो 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला है वाटरशेड डेवलपमेंट, यानी पूरे इलाके को एक यूनिट मानकर पानी और जमीन का मैनेजमेंट करना। दूसरा, बारिश के पानी को सहेजना, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और तीसरा, इस्तेमाल किए गए पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल में लाना, यानी कि रिसाइकलिंग। देखिए, सिर्फ कानून बनाने या तकनीक ले आने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास 1974 से जल अधिनियम जैसे कानून तो हैं, लेकिन ये तब तक पूरी तरह से कामयाब नहीं होंगे जब तक हम सब जागरूक न हों और इसमें हिस्सा न लें। पानी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। भारत की पानी की समस्या को सुलझाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? सरकार की अच्छी और असरदार नीतियां या फिर हम सब लोगों की सामुदायिक भागीदारी? शायद इसका असली जवाब इन दोनों के तालमेल में ही छिपा है। इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज बात करते हैं भारत की जीवन रेखाओं की। ये वो विशाल नेटवर्क हैं, सड़कें, रेल, संचार, जो असल में पूरे देश को एक साथ जोड़ के रखते हैं और हमारी रोज की जिंदगी को चलाते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर से निकलते हैं। कभी एक पल रुककर सोचा है?
सुबह जो चाय पी, जिस फोन पर ये सब देख सुन रहे हैं, या घर में रखा कोई भी सामान, आखिर ये सब हम तक पहुंचता कैसे है? हर चीज के पीछे एक लंबा सफर होता है, एक कहानी होती है। और इन सभी सफरों को मुमकिन बनाते हैं परिवहन और संचार के साधन। देखिए, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट चीजों को कारखानों से हमारे घरों तक लाता है, और संचार यानी कम्युनिकेशन जानकारी और विचारों को हम तक पहुंचाता है। ये दोनों मिलकर ही आज के भारत की बुनियाद हैं। तो चलिए सबसे पहले परिवहन के इस विशाल नेटवर्क को ही समझते हैं। ये सिर्फ लोगों और सामान को यहां से वहां ले जाने का सिस्टम नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार है। भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है स्थल यानी जमीन के रास्ते, जिसमें सड़कें और रेलवे आ जाती हैं। दूसरा है जल, जिसमें नदियां और समुद्री रास्ते हैं। और तीसरा है वायु यानी हवाई जहाज। यही आज हमारी चर्चा का एक तरह से रोड मैप है। तो हमारा पहला पड़ाव है जमीनी परिवहन, जो सही मायनों में भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और इसमें हम 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों को देखेंगे, भारत का विशाल सड़क नेटवर्क और हमारी ऐतिहासिक भारतीय रेल। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 62 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब इतनी सड़कें कि इनसे पूरी पृथ्वी के 150 से ज्यादा चक्कर लग जाएं। इसी विशाल नेटवर्क की वजह से भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अब इस बहुत बड़ी नेटवर्क को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ऊपर है नेशनल हाईवेज, जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हैं। फिर आते हैं स्टेट हाईवेज, जो एक राज्य के अंदर शहरों को कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद आती हैं जिला और ग्रामीण सड़कें, जो देश के कोने कोने तक पहुंचती हैं। और पता है, देश की कुल सड़कों का लगभग 80% हिस्सा यही ग्रामीण सड़कें हैं। और ये आंकड़ा तो सच में हैरान कर देने वाला है। देखिए, नेशनल हाईवेज लंबाई में तो सिर्फ 2% है, लेकिन देश का 40% ट्रैफिक, जी हां 40% ट्रैफिक इन्हीं पर चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश के सारे बड़े इंडस्ट्रियल और बिजनेस सेंटर्स को आपस में जोड़ते हैं, जिससे ये अर्थव्यवस्था की सबसे जरूरी धमनियां बन जाती हैं। और ये एक शानदार मिसाल है कि भारत कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बना रहा है। अटल टनल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले भारी बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक बाकी देश से कट जाती थी। सड़कों से आगे बढ़ें तो अब बात आती है भारत की धड़कन की, भारतीय रेल। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि देश का सबसे बड़ा सरकारी महकमा है, जो रोज करोड़ों लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाता है। एक मजेदार बात, भारत में रेल की पटरियां 3 अलग अलग चौड़ाई की होती हैं, जिन्हें गेज कहते हैं। बड़ी लाइन सबसे चौड़ी है और ज्यादातर ट्रेनें इसी पर चलती हैं। मीटर लाइन अब धीरे धीरे कम हो रही है, और छोटी लाइन, इस पर चलने वाली टॉय ट्रेनें आज भी दार्जिलिंग और शिमला जैसे पहाड़ी इलाकों की शान हैं। अच्छा, सड़क और रेल के अलावा भी परिवहन के कुछ और जरूरी साधन हैं जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन देश के लिए वो बहुत अहम है। चलिए अब जल मार्गों और पाइपलाइनों पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए, पानी के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन के कई जबरदस्त फायदे हैं। ये न सिर्फ ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता जरिया है, बल्कि कोयला और लोहे जैसे बहुत भारी सामान को ढोने के लिए तो ये बेस्ट है। और हां, ये पर्यावरण के लिहाज से भी बाकी साधनों से कहीं बेहतर है। और फिर आती हैं पाइपलाइनें। आप इन्हें जमीन के नीचे बहने वाली अदृश्य नदियां समझ सकते हैं, जो गैस, तेल और यहां तक कि सॉलिड चीजों को घोलकर बिना रुके हजारों किलोमीटर तक पहुंचा देती हैं। ये वाकई बहुत ही एफिशिएंट और सेफ तरीका है। तो ये तो हुई सामान और लोगों की आवाजाही की बात। अब उस नेटवर्क पर चलते हैं जो विचारों को, जानकारी को और हमारी बातों को रफ्तार देता है, मतलब हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क। भारत में मास कम्युनिकेशन का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। सोचिए, 1923 में रेडियो की पहली आवाज गूंजी, जो आगे चलकर 1957 में आकाशवाणी बन गई। फिर 1959 में दिल्ली में टीवी ने दस्तक दी। लेकिन जो असली क्रांति आई वो 1983 में आई, जब इनसैट सैटेलाइट ने पूरे देश को एक साथ टीवी नेटवर्क से जोड़ दिया। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग धागों को जोड़कर वो पूरी तस्वीर देखते हैं कि आखिर परिवहन और संचार मिलकर कैसे हमारे देश की जीवन रेखाएं बनाते हैं। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये नेटवर्क सिर्फ सड़कें या तारे नहीं है, ये व्यापार को रफ्तार देते हैं, ये लोगों को अपनों से जोड़ते हैं, ये अलग अलग संस्कृतियों को मिलाते हैं और मुश्किल वक्त में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मदद पहुंचाते हैं।
इसीलिए इन्हें देश के विकास की असली जीवन रेखाएं कहा जाता है। और अब एक सवाल आप सबके सोचने के लिए, हाइपरलूप ट्रेनें, ड्रोन से डिलीवरी और 5G जैसी टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर भविष्य में भारत की इन जीवन रेखाओं की तस्वीर को कैसे बदल देंगी? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब कोई देश तरक्की करता है तो कुछ हिस्से तो बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे छूट जाते हैं। तो सवाल ये है कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटता है। चलिए आज इसी को समझते हैं दो बिल्कुल अलग अलग केस स्टडीज के जरिए। हम देखेंगे कि भारत में विकास की प्लानिंग कैसे होती है और इसका भविष्य क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये नियोजन या प्लानिंग आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि विकास के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। और सबसे मजेदार हिस्सा, दो बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज जिनसे पता चलेगा कि ये योजनाएं जमीन पर असल में काम कैसे करती हैं। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी भी देश की तरक्की बस किस्मत से नहीं हो जाती। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति होती है जिसे हम कहते हैं नियोजन या प्लानिंग। पर सवाल यह है कि इसका असल में मतलब क्या है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमें एक घर बनाना है, तो क्या हम सीधे ईंटें लगाना शुरू कर देते हैं? नहीं ना, पहले एक नक्शा बनता है, एक पूरा प्लान तैयार होता है। बस नियोजन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये देश के विकास का एक नक्शा है। इसमें पहले लक्ष्य तय होते हैं, फिर उन्हें हासिल करने के लिए योजनाएं बनती हैं और फिर उन योजनाओं को जमीन पर उतारा जाता है ताकि जो भी डेवलपमेंट हो वो सही दिशा में हो। और भारत में भी ये प्लानिंग का तरीका वक्त के साथ बदला है। देखिए, आजादी के बाद दशकों तक हमारे पास था योजना आयोग जो केंद्र से योजनाएं बनाता था। लेकिन फिर साल 2015 में एक बड़ा बदलाव आया। योजना आयोग की जगह ले ली नीति आयोग ने। और इसके पीछे सोच ये थी कि अब योजनाएं सिर्फ दिल्ली के कमरों में बैठकर नहीं बनेंगी, बल्कि राज्यों से पूछकर, उनकी जरूरतों को समझकर और उनकी भागीदारी के साथ तैयार होंगी। ठीक है, अब आते हैं प्लानिंग की सबसे बड़ी पहेली पर। देखिए, भारत जैसा इतना बड़ा और डाइवर्स देश, यहाँ एक तरफ मुंबई जैसा शहर है और दूसरी तरफ कोई दूर दराज का गांव। अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों एक ही रफ्तार से तरक्की कर सकते हैं? शायद नहीं। और यही जो असमानता है ना, यही प्लानर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते अपनाए जाते हैं। पहला है सेक्टरल प्लानिंग, मतलब किसी एक सेक्टर को पकड़ लो, जैसे खेती या सड़कें या फिर इंडस्ट्री, और पूरे देश में उसी को बेहतर बनाने पर काम करो। और दूसरा रास्ता है रीजनल प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि किसी एक पिछड़े हुए इलाके को ही चुन लिया जाता है और फिर उसके चौतरफा विकास पर काम होता है। और इसी रीजनल प्लानिंग वाली सोच से ही टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप जैसे प्रोग्राम्स की शुरुआत हुई। मतलब उन खास जगहों और लोगों पर फोकस करो जिन्हें विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। सिंपल। तो थियरी की बातें बहुत हो गई। चलिए अब जमीनी हकीकत देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। हमारी पहली केस स्टडी हमें ले चलेगी हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन उतने ही मुश्किल भरमौर इलाके में। तो ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये उसी भरमौर इलाके का है। ये गद्दी नाम के एक जनजातीय समुदाय का घर है। अब इस समुदाय की अपनी एक बहुत अलग सांस्कृतिक पहचान है और ये सदियों से बाकी दुनिया से काफी कटा हुआ रहा है, आर्थिक और भौगोलिक दोनों तरीकों से। और ये तस्वीरें देखिए, ये गद्दी समुदाय के जीवन की एक सीधी साधी झलक देती हैं। इन मुश्किल पहाड़ों के बीच उनका जीवन पूरी तरह से पारंपरिक खेती और भेड़ बकरियों को पालने पर ही निर्भर था। लेकिन फिर 1970 के दशक में यहां एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मकसद बहुत साफ था, ये कि अगर इस इलाके को देश की मुख्य धारा से जोड़ना है तो सबसे पहले यहां बुनियादी चीजें पहुंचानी होंगी, जैसे कि सड़क, स्कूल, पीने का साफ पानी, अस्पताल, बिजली। तो सारा का सारा जोर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर दिया गया। तो इस सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजे हैरान कर देने वाले थे, खासकर महिलाओं की शिक्षा के मामले में। आप अंदाजा लगाइए, 1971 में इस इलाके में फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 1.88% था। मतलब 100 में से 2 महिलाएं भी पढ़ी लिखी नहीं थी। और 2011 तक ये आंकड़ा बढ़कर 65% हो गया। सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर इतना बड़ा, इतना क्रांतिकारी बदलाव। चलिए अब बर्फीले पहाड़ों से निकलकर सीधा चलते हैं तपते रेगिस्तान की ओर, एक ऐसी जगह जहां विकास की एक और बहुत बड़ी कहानी लिखी गई। कहानी इंदिरा गांधी नहर की। ये जो नहर है,
ये भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसे बनाने के पीछे एक ही सपना था, थार के रेगिस्तान की प्यास बुझाना और इस सूखी बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदल देना। और इस प्रोजेक्ट का जो स्केल है वो वाकई हैरान करने वाला है। इसकी प्लानिंग में कुल लंबाई रखी गई 9060 किलोमीटर और इसे लगभग 19.63 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी देने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा इलाका। लेकिन एक बात तो है, जब इंसान कुदरत के साथ इतना बड़ा फेरबदल करता है तो उसके कुछ नतीजे तो होते हैं। प्रकृति भी अपना हिसाब मांगती है और इस शानदार विकास की भी एक कीमत चुकानी पड़ी। एक तरफ तो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, नहर ने वाकई इस इलाके में जान फूंक दी, जमीन हरी भरी हो गई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ा। जहां पहले सिर्फ चना और बाजरा जैसी फसलें होती थी, अब वहां गेहूं, कपास, मूंगफली और यहां तक कि चावल भी उगने लगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू काफी डरावना था। जिस पानी ने इस जमीन को सोना बनाया था, उसी के हद से ज्यादा इस्तेमाल ने मानो जमीन में जहर घुलना शुरू कर दिया। दो बड़ी समस्याएं सामने आईं, वाटर लॉगिंग यानी जल जमाव और सॉइल सैलिनिटी यानी मिट्टी में नमक का बढ़ जाना। और इन समस्याओं ने उसी हरियाली पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया जिसे इतने सालों में खड़ा किया गया था। अब इस दुविधा ने प्लानर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एक ऐसे नए मॉडल की जरूरत थी जो विकास के फायदों को तो बनाए रखे, लेकिन पर्यावरण को बर्बाद किए बिना। और इसी दुविधा का जवाब मिला एक कॉन्सेप्ट में जिसके बारे में हम सब ने सुना है, सतत पोषणीय विकास, या जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि भाई आज अपनी जरूरतें पूरी करो, बिल्कुल करो, लेकिन इस तरह से करो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की क्षमता पर कोई आंच ना आए। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से तो होगा नहीं, इसके लिए एक ठोस प्लान चाहिए। जैसे नहर इलाके के लिए क्या सुझाव दिए गए? पहला, वाटर मैनेजमेंट की एक सख्त पॉलिसी लागू करो, पानी की हर बूंद का हिसाब हो। दूसरा, जो फसलें बहुत ज्यादा पानी पीती हैं उन्हें लगाना बंद करो, उनकी जगह खट्टे फलों जैसी फसलें उगाओ। नहरों को पक्का करो ताकि पानी बर्बाद ना हो। और सबसे जरूरी, सिर्फ खेती पर ही निर्भर मत रहो, अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करो। मतलब ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। और आखिर में यही वो बड़ा सवाल है जो सिर्फ इंदिरा गांधी नहर इलाके का नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। विकास की रफ्तार और प्रकृति के सब्र के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाए? क्योंकि एक बात तो तय है, आज हम जो रास्ते चुनेंगे वही हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या जो कपड़े हम पहनते हैं वो दुनिया के किस कोने से आए हैं? आज हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इसी दिलचस्प कहानी में थोड़ा और अंदर चलेंगे और देखेंगे कि पिछले कुछ दशकों में सब कुछ कितना बदल गया है। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 77 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। पता है ये क्या है? ये 2021-22 में भारत के इंटरनेशनल ट्रेड की कुल कीमत है। अब जरा सोचिए, 1950-51 में यही आंकड़ा महज 1214 करोड़ रुपए था। मतलब जमीन आसमान का फर्क। ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। वैसे ये ग्राफ भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। व्यापार तो बढ़ा है, लेकिन जरा इन दो लाइनों को देखिए। ऊपर वाली लाइन यानी हमारा आयात यानी इंपोर्ट है, वो नीचे वाली लाइन यानी हमारे निर्यात से लगातार ऊपर रही है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हम जितना सामान दुनिया को बेचते हैं उससे ज्यादा खरीदते हैं, और इसी अंतर को व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस व्यापार घाटे के पीछे है क्या? आखिर भारत दुनिया से खरीद क्या रहा है? चलिए एक नजर डालते हैं भारत की शॉपिंग लिस्ट पर और देखते हैं कि वो वक्त के साथ कैसे बदल गई है। एक जमाना था 50 और 60 के दशक का, जब भारत अपनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए विदेशों से अनाज मंगाता था। लेकिन फिर आई हरित क्रांति और भारत खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। और आज हमारी जरूरतें बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब हम अपने उद्योगों और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए कच्चा माल, खासकर पेट्रोलियम, सबसे ज्यादा आयात करते हैं। ये चार्ट इस तस्वीर को और भी साफ कर देता है। देखिए, हमारे कुल आयात का लगभग 1/3 हिस्सा तो सिर्फ ईंधन यानी पेट्रोल डीजल का है। और ये नंबर हमें बताता है कि देश की फैक्ट्रियां चल रही हैं, सड़कें गाड़ियों से भरी हैं और देश लगातार तरक्की कर रहा है। और अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो पेट्रोलियम का दबदबा साफ दिखता है। ये हमारी इंडस्ट्री की मशीनरी के लिए मानो खून की तरह है।
इसके बाद आते हैं नॉन फेरस मेटल्स और केमिकल्स, जो हमारी गाड़ियों से लेकर दवाइयों तक हर चीज बनाने के लिए जरूरी हैं। ये एक तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो ये तो हुई खरीदने की बात, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। भारत दुनिया को बेच क्या रहा है? चलिए अब ये जानते हैं। और यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव कहानी है। भारत के निर्यात में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का बोलबाला है। आप देखिए, लगभग 68%, 2/3 से भी ज्यादा निर्यात मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है। मतलब अब हम सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि तैयार माल बनाकर दुनिया को बेच रहे हैं। और इन बने बनाए सामानों में रत्न और आभूषणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन एक और दिलचस्प बात देखिए, याद है हम कितना सारा कच्चा तेल आयात करते हैं? हम उसे अपनी रिफाइनरियों में साफ करके तैयार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया को बेचते भी हैं। है ना कमाल की बात? ये हमारी बढ़ती औद्योगिक ताकत को दिखाता है। खेती के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव आया है। जहां काजू जैसे पारंपरिक निर्यात में कंपटीशन की वजह से कमी आई है, वहीं अब भारत फूलों की खुशबू, ताजे फलों का रस और चीनी की मिठास पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है। अच्छा, ये सारा सामान, चाहे वो आ रहा हो या जा रहा हो, आखिर ये सफर कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है हमारे विशाल समंदर और उसके किनारों पर बने व्यस्त बंदरगाहों में। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये भारत के व्यापार की धड़कन है। हमारा लगभग सारा का सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं बड़े बड़े जहाजों से समंदर के रास्ते होता है। इसलिए ये बंदरगाह हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन है। और इतने बड़े व्यापार को संभालने के लिए भारत के पास 12 बड़े यानी मेजर पोर्ट्स हैं, और इनके साथ साथ करीब 200 छोटे बंदरगाह भी हैं जो इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा हैं। और हर बड़े बंदरगाह की अपनी एक खासियत है। जैसे दीनदयाल पोर्ट पर पेट्रोलियम का काम होता है, तो मुंबई देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। मार्मागांव से लोहा एक्सपोर्ट होता है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तो बड़े बड़े कंटेनरों को हैंडल करने में माहिर है। और ये जो बड़े बड़े समुद्री जहाज है ना, इन्हीं की वजह से ग्लोबल ट्रेड मुमकिन हो पाता है। सोचकर देखिए, भारी मशीनें या लाखों टन अनाज हवाई जहाज से भेजना कितना ज्यादा महंगा पड़ता। समुद्री रास्ता ही इसे सस्ता और मुमकिन बनाता है। तो ये थी अब तक की कहानी। हमने अतीत देखा, वर्तमान देखा, पर अब आगे क्या? भविष्य में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा दिखेगा? और भविष्य को लेकर लक्ष्य बहुत बड़े हैं। भारत का मकसद है कि अगले 5 सालों में पूरी दुनिया के व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को डबल कर दिया जाए। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, ये देश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को साफ साफ दिखाता है। लेकिन ये लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। इसके रास्ते में कई चुनौतियां हैं। तो सवाल यह है कि अपनी हिस्सेदारी दोगुनी करने के लिए भारत को किन मुश्किलों से पार पाना होगा? क्या हमारे बंदरगाह, हमारी सड़कें इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारी नीतियां दुनिया के कंपटीशन में टिक पाएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब ही भारत के आने वाले कल को तय करे। तो क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारी नदियां इतनी प्रदूषित क्यों हैं, या हमारे शहर इतने शोर वाले क्यों हो गए हैं? आज हम बात करने वाले हैं भारत में पर्यावरण प्रदूषण की, एक बहुत ही गंभीर समस्या की। ये एक ऐसी चुनौती है जो हम सबको प्रभावित करती है, और आज हम मिलकर इसकी जड़ तक जाएंगे और इसके समाधानों को भी समझेंगे। ये जो तस्वीर है, ये दिल्ली की यमुना नदी की है। देखिए कैसे ये जहरीले झाग से ढकी हुई है। देखने में ही कितना चौंकाने वाला है ना? और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, हमारी वो नदियां जो हमें जिंदगी देती हैं, वो इस हाल में पहुंची कैसे? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले, प्रदूषण है क्या, फिर इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, ये हम पर कैसे असर डालता है, और हाँ, सबसे जरूरी कि हम इसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये पर्यावरण प्रदूषण है क्या चीज? अगर एकदम सीधे सीधे समझे तो पर्यावरण प्रदूषण और कुछ नहीं बल्कि हमारी यानी इंसानों की गतिविधियों का नतीजा है। मतलब वो सारा कचरा, वो सारी फालतू ऊर्जा जो हम अपने कामों के बाद माहौल में छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे पैदा करने वाले भी हम ही हैं। अब देखिए, प्रदूषण के कई रूप हैं। पानी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, जमीन का, और हाँ, ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन भी। आज हम इनमें से कुछ सबसे जरूरी प्रकारों पर बात करेंगे। तो चलिए प्रदूषण के कुछ खास प्रकारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पानी और ध्वनि प्रदूषण से। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारी रोज की जिंदगी पर सीधा और बहुत गहरा असर डालते हैं।
जब बात पानी के प्रदूषण की आती है तो एक बड़ा जिम्मेदार है इंडस्ट्रीज। सोचिए, कितने सारे कारखाने हैं जो अपने प्रोडक्शन के दौरान भयानक मात्रा में जहरीला कचरा पैदा करते हैं। खास तौर पर लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, कपड़ा और केमिकल इंडस्ट्री ये पानी को सबसे ज्यादा गंदा करने वालों में से हैं। और होता क्या है, अक्सर ये अपना सारा केमिकल वाला कचरा बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा हमारी नदियों में, हमारी झीलों में बहा देते हैं। अब देखिए, ये औद्योगिक कचरा सीधे नदी में जा रहा है और इसका नतीजा बहुत ही भयानक। जरा सोचिए, जिस पानी पर आसपास रहने वाले लोग पीने के लिए, नहाने के लिए, अपनी हर रोज की जरूरत के लिए निर्भर हैं, वही पानी जहरीला बन जाता है। तो पानी की बात तो हो गई, अब आते हैं ध्वनि पर, मतलब नॉइज पोल्यूशन पर। क्या कभी ये सोचा है कि हमारी दुनिया में शोर कितना बढ़ गया है? इसका जवाब सुनकर शायद हैरानी हो। एक स्टडी हुई है स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ने की और उसके हिसाब से हमारे जो महासागर हैं वो 1960s के मुकाबले आज 10 गुना ज्यादा शोर वाले हो गए हैं। 10 गुना। और इसकी सीधी सीधी वजह है दुनिया भर में पानी के जहाजों का बढ़ता ट्रैफिक। और ये कहानी सिर्फ समंदर की नहीं है, जमीन पर भी माइनिंग का काम हो या कंस्ट्रक्शन का, बड़ी बड़ी मशीनें, लगातार होते ब्लास्ट, ये सब मिलकर एक ऐसा शोर पैदा करते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता। और ये जो ध्वनि प्रदूषण है, ये सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि जंगली जानवरों को भी बहुत बुरी तरह परेशान करता है। तो सवाल उठता है कि इन सबका हम इंसानों पर क्या असर होता है। चलिए अब इसके मानवीय पहलू को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रदूषण, शहरों का बढ़ना और गांवों से लोगों का शहरों में आना, ये सब मिलकर स्लम्स यानी गंदी बस्तियों जैसी बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। आखिर ये गंदी बस्तियां या स्लम्स होती क्या हैं? सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां रहने की बेसिक सुविधाएं तक न हो, टूटे फूटे घर, साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं और यहां तक कि पीने का साफ पानी भी मुश्किल से मिलता हो। जो लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में गांव से शहर आते हैं, उनके लिए अक्सर यही सच्चाई होती है। क्यों? क्योंकि शहरों में किराए और जमीन के दाम इतने ज्यादा होते हैं कि वो एक अच्छा घर अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, रमेश की कहानी। उनकी कहानी से हमें ये पता चलेगा कि पलायन की असल सच्चाई क्या होती है। रमेश पेशे से एक वेल्डर हैं और काम के सिलसिले में उन्हें सूरत, मुंबई, जामनगर जैसे कई शहरों में जाना पड़ता है, जहां भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम मिलता है। शहरों में इतनी मेहनत करने के बाद रमेश हर साल करीब 20,000 रुपए अपने गांव में परिवार को भेज पाते हैं और इस पैसे से उनके परिवार की जिंदगी काफी बेहतर होती है। उन्हें अच्छी हेल्थ केयर मिलती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है और बाकी जरूरतें भी पूरी होती हैं। तो ये एक मिसाल है कि क्यों लोग अपना घर बार छोड़कर शहरों की तरफ आते हैं। इसके पीछे एक मजबूरी भी है और एक उम्मीद भी। तो ठीक है, हमने समस्याओं की तो बहुत बात कर ली, पर अब कुछ उम्मीद की बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस की। अब हम अपने आखिरी हिस्से में समाधानों पर फोकस करेंगे और कुछ ऐसी कमाल की मिसालें देखेंगे जहां लोगों ने खुद मिलकर अपने हालात बदल दिए। एक उदाहरण देखते हैं मेरठ के पास दौलारा गांव का। वहां क्या हुआ कि आसपास की इंडस्ट्रीज ने जमीन के नीचे के पानी को हेवी मेटल्स से जहरीला कर दिया था, लेकिन वहां के लोगों ने हार नहीं मानी। कुछ नागरिक समूहों ने सबको इकट्ठा किया, लोगों ने मिलकर आवाज उठाई और सरकार पर एक्शन लेने के लिए दबाव डाला। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उनके इस एक साथ मिलकर किए गए प्रयास ने वहां के 12,000 लोगों का भविष्य बचा लिया। एक और ऐसी ही हिम्मत देने वाली कहानी है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की। वहां भी भील समुदाय के लोगों ने ठान लिया कि वो अपने साझा संसाधनों को, मतलब अपनी चराई की जमीन और अपने जंगलों को खुद ही फिर से जिंदा करेंगे। और उन्होंने कर दिखाया। सब ने मिलकर अपनी बंजर हो चुकी जमीन को फिर से हरा भरा बना दिया और जो सबकी साझा जमीन थी उस पर ढेरों पेड़ लगाए। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है इस बात की कि जब लोग एक साथ आ जाएं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो सवाल ये है कि ऐसी कामयाबी को हम बड़े लेवल पर कैसे दोहरा सकते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे शहरों में सीवेज को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले कचरे पर कड़ी नजर रखना, नदियों के किनारे पेड़ लगाना ताकि बायोडायवर्सिटी बढ़े और हाँ, सबसे जरूरी, लोगों में इस मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलाना। और इसी सोच के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं,
क्या झाबुआ जैसी कहानियां, जहां लोगों ने खुद पहल की, यही हमारे पर्यावरण का भविष्य है? क्या सच में स्थानीय स्तर पर की गई सामूहिक कोशिशें ही एक बेहतर कल बना सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की